हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले विजन आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी मई मंथ की है। तो इसमें हम लोग कल एक टॉपिक देख चुके थे जो कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले इंटरनेशनल रिलेशंस, और जिसमें अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रही है उसके बारे में मैं यहाँ पर डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। पहली तो है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, सेकंड हम लोग इंडिया और ताइवान देखेंगे, और फिर यहाँ पे इंडिया नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट देखेंगे। तो देखते हैं कि आज हम लोग कितना यहाँ पे कवर कर पाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन कल की है, तो अगर आप लोग देख चुके हैं तो आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि आप लोग की यहाँ पे रिवीजन हो जाए। अगर नहीं देखे हो तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़रूर देख लीजिए, उससे आप लोग के यहाँ पे अच्छी तरीके से टॉपिक्स के ऊपर अच्छी पकड़ हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। ये 3 क्वेश्चन है जो कि आपको आंसर देनी है। सबसे फर्स्ट है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम। तो इसके बारे में आपको बतानी है कि सबसे पहले कि ये किस तरीके की स्कीम है, वेदर इट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम और इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेकंड इज़ दैट कि ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बतानी है। सेकंड बतानी है कि अन्य वितरण पोर्टल ये क्या है और इस पोर्टल में किस तरीके के इन्फॉर्मेशन आपके इनपुट किए जाएंगे। थर्ड है कि जो ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशंस है इसके फंक्शन क्या है, या फिर और भी आपको याद है तो ये बतानी है कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। बहुत ज़्यादा पहले तो नहीं है, अभी हाल की है। साथ ही आपको ये बतानी है कि पहले और भी ऑर्गेनाइजेशन थे, टोटल 3 थे, जिसको मर्ज करके ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। तो इसके बारे में भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो इतनी बातें मैं पूछ रही हूँ, बहुत ही बेसिक है। अगर आप लोग ने अच्छे से सुना होगा तो आई होप कि आप लोग आंसर दोगे। चलिए आज की आर्टिकल पे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। तो इसमें पहले हम लोग बात करेंगे कि ये न्यूज़ में की थी, फिर ईच एंड एवरी पॉइंट पे यहाँ पे आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सबसे पहले है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो चाइना और इंडिया के बॉर्डर में देखने को मिला है, और यहाँ पे एक स्टैंड ऑफ आपका स्टार्ट हो चुका है, जो कि इंडिया और चाइना के नॉर्थ सिक्किम लद्दाख वाले रीजन में है, जो कि यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आती है। तो ये स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है? स्टैंड ऑफ का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपकी जो मैप है इसमें ये बॉर्डर है। बॉर्डर में क्या है ना कि यहाँ पे चाइनीज़ जो सोल्जर है वो यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं, हमारे जो इंडियन सोल्जर है वो भी इस बॉर्डर के पास आके खड़े हो जाते हैं। जब तक ये चाइनीज़ सोल्जर पीछे ना हटे या फिर इंडियन सोल्जर पीछे ना हटे, अगर ये दोनों इसी तरीके से आपके जितने दिन तक खड़े होते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्टैंड ऑफ हो गया है। और यहाँ पे जितने दिन तक ये लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं उतने दिन का ये स्टैंड ऑफ कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि डोकलाम सेक्टर में भी स्टैंड ऑफ हुआ था, सबसे लंबी कहा जाता है आज तक की स्टैंड ऑफ थी, आई थिंक 73 डेज़ के अराउंड थी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात की जा रही है। तो 2 आपकी यहाँ पे बॉर्डर का नाम है एलओसी और एलएसी, सो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन 2। एलओसी जो आपकी आती है वो इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है, एलएसी अगर आती है यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो ये आपका इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। ओके फाइन, आइए देखते हैं और न्यूज़ में क्यों है। फर्स्ट वीक ऑफ मई में क्या हुआ कि यहाँ पे क्लैश देखने को मिला इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स का। कहाँ पे? तो ये है पोंगशोंग पैंगोंग शो। ओके, पैंगोंग शो लेक। तो पैंगोंग शो लेक आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे है। साथ ही यहाँ पे रिसेंट वीक्स में देखने को मिला कि जो चाइनीज सोल्जर्स है वो थोड़े से एलएसी को क्रॉस किए और क्रॉस करके कहाँ आ गए, तो गलवान रिवर वैली में वो आ गए हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि गलवान वैली यहाँ पे है, और ये हमारी बॉर्डर है इंडिया चाइना का। ये अक्साई चीन है, जो कि चाइना ने 1962 में इसको हड़प लिया था, और वो क्लेम करते हैं कि वो उनका पार्ट है, ठीक है। ये उनके अंदर है, लेकिन हम लोग इंडिया क्लेम करती है कि ये हमारा पार्ट है, लेकिन वो लोग इसको जो है अपना मानते हैं। और ये जो है एलएसी आपका इस तरीके से बॉर्डर आप लोग देख सकते हो। तो मान लीजिए कि ये बॉर्डर है, यहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप्स है, यहाँ पे हमारे इंडियन ट्रूप्स है। और ये क्या कर रहे थे ना कि चाइनीज़ ट्रूप्स जो है ना ये अंदर आ गए, और ये गलवान रिवर वैली जो है ना इसको भी ये क्रॉस कर चुके थे। अभी रिसेंट वीक्स में ये देखा गया, और इसी में जो है आपकी झड़प हो गई। और आप लोगों को पता है कि इसमें हमारी 20 सोल्जर्स जो है वो शहीद हो गए हैं। तो अभी तो ये हम लोग जून मंथ की कहानी है, तो इसको जून मंथ के मैगजीन में पढ़ेंगे, बट मई में क्या हुआ तब तक हम लोग इसको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो पहले मैप से आप लोग कुछ चीज़ को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले जो आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया और चाइना के बीच में जो हमारा डिस्प्यूट है वो पहला नहीं है आज के डेट में, हम लोग बहुत पहले से ही लड़ते आ रहे हैं। स्टैंड ऑफ भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये दिप्सांग आप देख रहे हो ना, तो दिप्सांग में भी 23 डेज़ की जो है स्टैंड ऑफ हो चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी झड़प थी। चाइनीज़ वाले हमेशा क्या करते हैं ना कि जैसे ये वाली आपकी बॉर्डर हो चुकी है तो इसको एलएसी कह रहे हैं, लेकिन चाइनीज़ वाले को यहाँ पे पेट नहीं भरता। वो क्या करते हैं ना कि धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते जाते हैं, मीन्स इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप्स ला के खड़ा कर देंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप्स ला के खड़ा कर देंगे।
तो वो धीरे धीरे जो है ना इंडिया के बॉर्डर में वो इंटर करते रहते हैं, ठीक है। ये इनका आज से नहीं, ये पहले से ही रवैया है। तो ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख लो, ये पैंगोंग शो है, तो ये लेक का भी नाम आप लोग को ध्यान रखना है, पूछ लिया जा सकता है कि किधर है। ये हमारी इंडिया वाली टेरिटरी है, जो कि लद्दाख वाला रीजन ये आता है। पहले ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर था, जो कि 370 आर्टिकल हटने के बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी उसको दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज़ जम्मू एंड कश्मीर, सेकेंड वन इज़ लद्दाख। ओके, आइए और मैप में मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ। इस मैप में देखिए आपको यहाँ पे और क्लियरिटी आएगी। जो हमारी यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, वो 3 सेक्टर में डिवाइड है। पहले हम लोग कहते हैं वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में जो यहाँ पे हमारी स्टेट निकल कर आती है वो यहाँ पे लद्दाख वाला रीजन है। साथ ही उसके बाद सेंट्रल सेक्टर आता है, जिसको मिडिल सेक्टर भी कहते हैं। यहाँ पे हमारी जो है ये हिमाचल प्रदेश है, साथ ही उत्तराखंड वाला रीजन है। उसके बाद यहाँ पे आता है ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में ये सिक्किम वाला रीजन आता है और अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन आता है। तो इस तरीके से 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। और जहाँ पे भी आपको ये रेड कलर की रीजन दिख रही है, वो इसको यहाँ पे कहा जा रहा है ये मैकमोहन लाइन है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि ये अक्साई चीन है। तो ये तो आपको पता है कि ये चाइना के द्वारा ये हड़पा गया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डिस्प्यूटेड एरिया है और ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है ना, ये कहा जाता है और क्लेम किया जाता है चाइना के द्वारा कि अरुणाचल प्रदेश का एरिया उनका है, बट ये है हमारे इंडिया के टेरिटरी में। इवन चाइना वाले क्या करते हैं अरुणाचल प्रदेश को कि आप लोग हमारे कंट्री में आ सकते हो, आराम से घूम सकते हो बिना किसी वीज़ा के। तो ये भी एक इनका चालबाजी देखने को मिलता है। साथ ही आप लोग देख सकते हो कि बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है। उसके बाद यहाँ पे एक डॉलर बेग ओल्डी है, एक रोड बनाया गया है डॉलर बेग ओल्डी, ठीक है। उस पर भी बहुत ज़्यादा घमासान हुआ है। चाइना का कहना है कि हम लोग उनके रीजन में जाके रोड बना दिए। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। साथ ही यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ये आपका कंट्रोल किया गया है चाइना के द्वारा और इंडिया के द्वारा क्लेम किया जाता है अक्साई चीन को लेकर। ये यही चीज़ यहाँ पे उल्टा हो गया अरुणाचल प्रदेश को लेकर। तो बॉर्डर डिस्प्यूट जो है ना किसी भी हमारे इंडिया के साथ पड़ोसी देश के साथ, तो उसका आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसी को आइए हम लोग आगे देखते हैं। पहले आप लोग को यहाँ पे क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट आप लोग देखते हो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है ना, वो पूरी तरीके से डिमार्केट नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एकदम से ये पत्थर का लाइन खींच दिया गया है और इसी को माना गया है। अभी तक एकदम से क्लियरली कोई डिमार्केट नहीं किया गया। लेकिन हाँ, दोनों कंट्री जो है ना एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वो यहाँ पे एग्री करते कि चलो इसको मान लिया गया कि ये हमारा जो है लक्ष्मण रेखा है। एलएसी की बात करें तो ये डिमार्केशन है जो कि इंडिया की कंट्रोल टेरिटरी को चाइनीज़ की कंट्रोल टेरिटरी को अलग करती है। इंडिया यहाँ पे कंसीडर करती है कि जो एलएसी है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो लेंथ है वो 3488 किलोमीटर लॉन्ग है। लेकिन वही चाइनीज़ की आप हरकत देखिए तो इनका मानना है कि 2000 किलोमीटर यहाँ पे लॉन्ग है। यानी कि वो यहाँ पे कम ही एरिया मानते हैं एलएसी का। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अरुणाचल प्रदेश उनका है, लेकिन उसको वो लोग नहीं यहाँ पे ऐड करते। लेकिन हम लोग पूरा उस सारे रीजन को लेकर 3488 किलोमीटर मानते हैं कि ये एलएसी का एरिया है। एलएसी अभी हम लोग देखें कि वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न में आपका डिवाइड है। वेस्टर्न में आप लोग देखते हो कि ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है इसमें आपका जॉनसन लाइन है। इंडिया के द्वारा, इंडिया में जो ब्रिटिश थी, ब्रिटिश के द्वारा एक जॉनसन लाइन बनाया गया है, वो भी वेस्टर्न सेक्टर में, जो कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाला रीजन है। 1816 में बनाया गया है। इसको कुछ दिन के बाद एक्सटेंड किया गया, वो भी कुल्लुल माउंटेन तक। और अक्साई चीन जो है फिर वहाँ पे आपका रखा गया किसके अंदर, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इंडिया जो ये है वो यहाँ पे यूज़ करती है जॉनसन लाइन को और क्लेम करती है कि अक्साई चीन उन्हीं के अंदर है, ठीक है। इंडिया के द्वारा ये कहा जाता है। लेकिन चाइना की बात माने तो चाइना जो है ना ये जॉनसन लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करते और वो यहाँ पे मानते हैं कि मैकडोनल्ड लाइन जो है वो इनका है और जहाँ तक वो अक्साई चीन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो चाइना अपना अलग लाइन मानते हैं, इंडिया अपना अलग लाइन मानती है। ओके, और ये आता है आपका वेस्टर्न सेक्टर के अंदर में, जो कि लद्दाख वाली रीजन में है। आते हैं मिडिल सेक्टर में, जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आती है। यहाँ पे एक डिस्प्यूट है जो कि माइनर डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये लिस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल है। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट देखें जो कि यहाँ पे बड़ा होती प्लेन्स में, तो इंडिया और चाइना जो है अपने मैप्स को भी यहाँ पे एक्सचेंज किए हैं और ब्रॉडली वो अग्री भी होते हैं इस चीज़ों से। अगर हम लोग ईस्टर्न सेक्टर में देखें, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला, ये वाला आपको देखोगे कि मैकमोहन लाइन है जो कि यहाँ पे डिसाइड किया गया था 1914 में। और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना, इंडिया और तिब्बत जो है यहाँ पे शिमला में मिले थे। उसके बाद चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव जो है इस एग्रीमेंट पे इनिशिएट किए थे और फिर उसके बाद जो है वो इसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ भी कर दिए थे। ताइवान के द्वारा जो है ताइवान ट्रैक्ट जो है ये क्लेम किया गया है चाइना के द्वारा और चाइना जो है वो इंडिया से इसको ले ली थी 1951 में,
ठीक है, ये सारी चीज़ तो हम लोग भी समझ गए, लेकिन समझने की बात ये है कि रीज़न क्या है इस तरीके का जो अभी करंट आपका स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। सबसे पहला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है एलएसी में। कुछ पास्ट डिकेड से आप देखोगे तो इंडिया काफ़ी यहाँ पे हार्डवर्क कर रही है कि किस तरीके से बॉर्डर की जो पोजीशन है वो यहाँ पे और मजबूत रखे और अपनी प्रेजेंस बढ़ाए एलएसी में। तो इंडिया जो है ना वो यहाँ पे कंप्लीट कर चुकी है एक मेजर ब्रॉडर रोड है, जो कि आप देखोगे कि एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री यूज़ के लिए ये रोड बनाया गया है, जिसमें कि जो एयरफील्ड है यानी कि डॉलेट बेग ओल्डी में जो यहाँ पे एयरफील्ड है नदर्न टिप ऑफ वेस्टर्न सेक्टर्स है, उसको यहाँ पे जो है श्योक और दारबुक से यहाँ पे जो साउथ में है उसको कनेक्ट किया जाएगा। तो ये आपका रोड बनाया जा रहा है, और ये जो डॉलेट बेग ओल्डी है इसको माना जा रहा है कि जो वेस्टर्न सेक्टर्स है लद्दाख वाला उसका नदर्न टिप है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2019 में ये कंप्लीट हो गई थी। ये जो आपका DSBO है, यानी कि यहाँ पे आपका डॉलेट बेग ओल्डी जो है, ये आपका दारबुक और श्योक आपका डॉलेट बेग ओल्डी जो है ये ग्रेटली फैसिलिटेट करती है एक आपका लैटरल मूवमेंट जो कि इंडियन फोर्सेस करते हैं, वो भी यहाँ पे वेस्टर्न सेक्टर में। और इससे क्या है ना कि उनका यहाँ पे 40% का जो टाइम है वो यहाँ पे कम हो जाता है। तो इस तरीके का रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है। इंडिया एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जो नेटवर्क है फीडर रोड्स का एलएसी में, ये 2022 तक ये पूरा हो जाएगा। और ये जो फीडर रोड है ये कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो इसमें जो आपका कनेक्ट किया जाएगा एलएसी को, जो कि गलवान रिवर के बगल में, और इसको यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा कहाँ से, तो DSDBO आपका रोड से इसको कनेक्ट किया जाएगा, जो कि फर्स्ट क्रिटिकल ट्रिगर है। सेकंड यहाँ पे रीज़न है शैडो, क्योंकि डोकलाम एपिसोड आप लोग जानते हो कि वहाँ पे भी जो है चाइनीज़ ट्रूप्स आके सिक्किम वाले जो रीजन है वहाँ पे खड़ा कर दिया गया था। तो ब्रॉडर कंटेक्स्ट में अगर हम लोग देखें, जो करंट कन्फ्रंटेशंस है ना वो एट्रीब्यूट करती है जो 2017 की चाइना इंडिया स्टैंड ऑफ थी, वो भी डोकलाम वाले सेक्टर्स में। तो इंडिया की स्ट्रॉन्ग अपोजिशन देखने को मिला, यानी कि जब तक यहाँ पे चाइना वाले अपने ट्रूप्स को पीछे नहीं किए थे, इंडियन भी जो है यहाँ पे पीछे नहीं हुए थे। तो एक तरीके का आपको देखने को मिला। और यहाँ पे जो एरिया था वो ट्राई जंक्शन था इंडिया चाइना भूटान के बीच में। साथ ही यहाँ पे आपको थर्ड रीज़न देखने को मिलेगा कि जम्मू एंड कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन। चाइना जो है पहले से ही वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि न्यू यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख को बनाया गया है उसके अगेंस्ट में वो खड़े थे, और इंडिया को एक्यूज कर रहे थे कि वो यहाँ पे अकेले ही एलएसी वाले रीजन को वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रीजन है कि ग्लोबल बैकलिश हो रहा है चाइना के अगेंस्ट में, क्योंकि आपको पता है कि चाइना के ही द्वारा ये कोविड-19 फैलाया गया है, हर कोई चाइना के अगेंस्ट में हो गया है। तो चाइना ये चाहती है ना कि अब पूरे वर्ल्ड में जो है हर कोई कोरोना वायरस के जो चल रहा है कि कोरोना वायरस का जो यहाँ पे हिसाब किताब है उससे दिमाग हटाकर लोगों का शिफ्ट किया जाए इस तरीके से। इसलिए वो यहाँ पे अपनी अटेंशन पाना चाहती है, सबका जो है माइंड हटा देना चाहते हैं कि कोरोना वायरस, हर कोई ये ब्लेम करता है कि चाइना की तरफ से ये कोरोना वायरस निकल कर आया। तो चाइना अब इस ब्लेम को लेना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि लोगों की जो है वो एंगल बदल दे और सारे लोग जो है अब इस पे फोकस करें कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट पे। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम है। जो प्रेजेंट चाइनीज एग्रेशंस है ना, आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया जो यहाँ पे लीडरशिप रोल एज्यूम कर रही है वो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये भी आपका जो है WHO की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स है उसके चेयरमैन के ऊपर आपको देखोगे कि उसकी चेयर जो है अब यहाँ पे इंडिया के हाथ में भी है, और ये लीडरशिप भी यहाँ पे रोल प्ले किया जा रहा है। 34 मेंबर जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके हेड है। इंडियन नॉमिनीज भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, इनकी भी वेटेज यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ है जिससे कि यहाँ पे पुअर हैंडलिंग जो चाइना वायरस कोविड-19 जो यहाँ पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के अंदर में देखने को मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, तो उसको भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद रीज़न है यहाँ पे कि साइन, यानी कि साइन क्या क्या है, न्यू चाइनीज़ एग्रेसिवनेस, यानी कि सीनो इंडियन बॉर्डर में आप देखोगे कि वन ऑफ द एलिमेंट है चाइना के न्यू एडवेंचर्स का। तो इसमें क्या है कि न्यू सिक्योरिटी लॉ बीजिंग जो है वो भी यहाँ पे इनैक्ट किया गया है, जिससे कि वो यहाँ पे हांगकांग को एक कंट्रोल करे। हांगकांग वाला प्रोटेस्ट तो आप लोगों को पता ही होगा कितना मैसिव नंबर पे हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पे न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स आई है, वो भी साउथ चाइना सी में। न्यू लैंग्वेज है ताइवानीज यहाँ पे रीयूनिफिकेशन, जो कि यहाँ पे मई 2020 में देखने को मिला। तो ये सारी भी एक न्यू यहाँ पे आप लोग देखोगे कि चाइनीज़ एग्रेसिवनेस है जो कि देखने को मिला था। फिर उसके बाद इंडिया का और यूएस का जो यहाँ पे रिलेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते रहा। तो आप लोगों को पता है कि जहाँ पे यूएस किसी भी कंट्री के साथ अपने रिलेशंस जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं तो चाइना को ये पसंद नहीं आता। रिसेंट फ्यू ईयर्स में आप देखोगे कि इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा यूएस के साथ क्लोज हो गया। उसी के साथ अगर चाइना की बात करें तो वो तो ट्रेड वॉर में इंक्लूड था, यानी कि यूएस जो है उनको ट्रेड वॉर में इंक्लूड करके रखे थे, और काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन देखने को मिल रहा था साउथ चाइना वाले सी में, हांगकांग में और कोविड-19 में। तो ये भी, इससे भी जो है चाइना बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है अगर इंडिया और यूएस की रिलेशन यहाँ पे बेटर हो रही है। तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट देखते हैं कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है इसके बारे में देख लेते हैं। ये 5 एग्रीमेंट की सीरीज़ है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में आपका साइन किया गया, जिसमें जो भी आपका डिस्प्यूट है ना उसको एड्रेस किया जाता है। सबसे पहला है कि 1993 की
एग्रीमेंट है कि किस तरीके से पीस को मेंटेन करना है, वो भी एलएसी में। 1996 की एग्रीमेंट है कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, वो भी मिलिट्री फील्ड की एलएसी में। 2005 की यहाँ पे प्रोटोकॉल है जिसमें कि इंप्लीमेंट किया जाएगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, वो भी मिलिट्री फील्ड में। साथ ही 2012 की यहाँ पे एग्रीमेंट है जो कि एक वर्किंग मैकेनिज्म को यहाँ पे स्टैब्लिश करना है इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स में। साथ ही यहाँ पे 2013 की बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट है। तो ये सारी जो एग्रीमेंट है ना, एक यहाँ पे आपको देखने को मिला है कि डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट देखने को मिला मिलिट्री और पॉलिटिकल लेवल में। साथ ही साथ एक आपका स्टेटस क्यो कमिटमेंट है दोनों साइड से कि वो यहाँ पे इस तरीके के केस में जो है ना, जितना एग्रीमेंट हुआ है उसको वो यहाँ पे बेटर तरीके से लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि फुल ब्लोन क्यों देखने को मिला इंडिया और जो सीनो वॉर है वो ऐसा क्यों ऐसे देखने को मिला। तो सबसे पहला है कि नेचर जो है डिस्प्यूट का, और यहाँ पे आइडियोलॉजिकल जो फंडामेंटलिज्म है इसकी कमी देखने को मिली। इंडिया और चाइना जो है ना, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, अपने एक दूसरे के आइडियोलॉजिकल लेंसेज को देखना नहीं चाहते। यानी कि इंडिया का क्या व्यू है वो चाइना नहीं इसको देखना चाहती, चाइना का क्या व्यू है वो इंडिया को पसंद नहीं आता। जैसे कि यूएस और चाइना जो एक साथ करते हैं ना, वही अब यहाँ पे आकर इंडिया और चाइना का देखने को मिल रहा है। जो चाइनीज़ की कम्युनिस्ट पार्टी है वो यहाँ पे जो है किसी भी तरीके का, आप देखोगे कि जो इंडिया की डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है ना उसको वो रिस्पेक्ट नहीं करते, उसको वो मानते नहीं है। उसी तरीके से इंडिया भी वाले भी वही करते कि जो चाइनीज़ का काम है उसको इंडिया वाले नहीं पसंद करते हैं। इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी देखने को मिलता है कि वो किसी स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी में है। साथ ही वो यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट भी परस्यू करते हैं जो कि उनके इशूज़ में बेस्ड होता है, ना कि आइडियोलॉजी में बेस्ड होता है। समटाइम्स आप ये भी देखोगे कि चाइना क्या बोलते हैं कि चाइना बोलते हैं इंडिया के साथ कि ठीक है, ये जो आपका डिस्प्यूट होता है, बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, इसको बाद में हम लोग सुलझाते रहेंगे, लेकिन अभी मेन फोकस करना है हम लोग को ट्रेड पे आप लोग व्यापार फोकस करते रहिए, उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो सुलझते रहेगा। तो इस तरीके का भी आपका स्टेटमेंट जो है कई बार चाइना की तरफ से निकल कर आता है। सेकेंड रीज़न है कि विलिंगनेस है, यानी कि चाहत भी होना चाहिए डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का मिलिट्री और पॉलिटिकल लेवल पे। तो कुछ सबमिट डिप्लोमेसी है, जैसे कि आप देखते हो कि अगर क्राइसिस एस्केलेट हो जाती है फर्दर, जो कि केस हम लोग 2015 के लद्दाख में देखे थे, 2017 के डोकलाम क्राइसिस में देखे थे। तो यहाँ पे दोनों साइड जो है ना रीइटरेट करते हैं, यानी कि अगर चाइनीज़ ट्रूप्स आके खड़े हो जाते हैं तो इंडियन ट्रूप्स भी आके खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखते हो कि स्टैंड ऑफ बना रहता है, कोई भी एक दूसरे से जो है पीछे हटना नहीं चाहते। तो ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, यानी कि रखा गया है इस तरीके का यहाँ पे इंगेजमेंट है कि मिलिट्री और पॉलिटिकल लेवल पे जो है ना इस तरीके का डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट होना चाहिए। इस तरीके का जो आपका करंट स्टैंड ऑफ है ना, ये आपका ऑलरेडी एग्रीमेंट में साइन किया गया है कि अगर इस तरीके का होता है तो इसको डी एस्केलेट कर देना है, यानी कि जल्दी से जल्दी जो है इस पर कोई ना कोई आपका डिसीजंस ले लेना है अगर कहीं भी चाइनीज़ ट्रूप्स और इंडियन ट्रूप्स खड़े हो जाते किसी भी बॉर्डर में, तो यानी कि अपने ही बॉर्डर में बट किसी भी पार्ट में, जैसे वेस्टर्न है, मिडिल है, आपका ईस्टर्न है, तो वो वाले बात हो रही है। एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा कि एम्बिग्यूटी है, यानी कि जो स्टैंड ऑफ की डिटेल्स जो है ना वो आपको क्लियर कभी देखने को मिलेगा नहीं। समझ में नहीं आता कि चाइनीज़ वाले को क्या हो जाता है, रात में जो है ऐसा लगता है कि उनको मच्छर काट लेता है खराब वाला, जो कि सुबह उठ के जो है वो ऐसा ऐसा हरकत करने लगते हैं। तो कभी भी जो उनकी डिटेल्स होती है कि वो स्टैंड ऑफ इस तरीके का करते क्यों है, क्योंकि आप लोग हमेशा देखोगे ना कि इंडियंस जो ट्रूप्स हैं, इंडियंस जो मिलिट्री है, वो कभी जाके ऐसा काम नहीं करते कि चाइना के जो आपका बॉर्डर है उसमें जाके खड़े हो गए और उनको जो है ताव दिखा रहे हैं, नहीं, ऐसा कभी इंडियंस नहीं करते। लेकिन जितनी भी स्टैंड ऑफ हुई है उसमें स्टार्टिंग जो है वो चाइनीज़ हमेशा करते हैं, और उनके पीछे डिटेल्स भी नहीं पता होता उनका क्या मंशन है, वो ऐसा क्यों करते, कोई रीज़न होता है ना यार, लेकिन वो रीज़न भी नहीं बताते और रीज़न भी समझ में नहीं आता, और इस तरीके का वो बेहुदा हरकत भी करते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है। मटेरियल कॉस्ट आप देखोगे कि जो लिमिटेड वॉर है ना दोनों पार्ट, वो मटेरियल कॉस्ट भी है जिसमें कि कुछ पोटेंशियल गेन भी हो चाइना के लिए। अगर आप देखोगे तो बॉर्डर में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिया के साथ, तो इसमें क्या है ना कि वो यहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंज को मीट कर पाते हैं साउथ चाइना सी में, और यहाँ पे वल्नरेबल हो जाता है किसके लिए, तो यूएस के लिए, जो कि यहाँ पे बीजिंग को कंसीडर करते हैं कि वो उनकी प्राइमरी सिक्योरिटी कॉम्पिटिटर है। तो इससे क्या होता है कि बीजिंग जो है ना वो यहाँ पे रिस्क दिखता है उनको टू फ्रंट वॉर से। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ डैमेज भी होता है, जो कि यहाँ पे आपका कोविड-19 के कारण जो है डैमेजेस तो हर जगह हुआ है। यूएस वाले को भी कितना डैमेज हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ डेथ्स वहाँ पे लोगों का ज़्यादा हुआ है। तो यही चीज़ आपका जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्क और एक डर निकल कर आया है, जो कि चाइनीज़ के राइज में है। यानी कि चाइनीज़ जो है अपना एक देखने को मिला होगा कि कोविड-19 के पहले जो चाइनीज़ जिस तरीके से चल रहे थे, उनका बहुत अच्छा खासा जो है एक तजुर्बा था, उनका राइज बहुत अच्छे से हो रहा था, वो ग्रोथ बहुत अच्छे से कर रहे थे। लेकिन कोविड-19 ने जो है ना उनकी इमेज को पलट के रख दिया। अब वो इसके पीछे भी चाइना किस तरीके से अपना माइंड सेट करके चल रहे हैं, नोबडी नोज़। लेकिन हाँ, कोविड-19 में हर किसी को नुकसान हुआ है, पूरे देश को नुकसान हुआ है, चाइना को भी नुकसान हुआ है
कहीं ना कहीं, लेकिन इससे पहले चाइना की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही थी। तो चाइना के लिए इस तरीके का जो वो वॉर करते, इस तरीके का जो वो यहाँ पे स्टैंड ऑफ करते, इतना डिस्प्यूट करते, हर किसी से भिड़ जाते, हर किसी को खरीद लेते, तो वो बस अपना जो है ना पूरे वर्ल्ड वाइड में दबदबा दिखाना चाहते हैं, वो अपने लिए जो है प्रशंसा लेना चाहते हैं, वो हमेशा लैमलाइट में रहना चाहते हैं। इंडिया के लिए अगर आप देखोगे तो प्राइमरी सिक्योरिटी चैलेंज जो है ना, एक तरफ से तो हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान से जूझ ही रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो टेरर अटैक टाइम टू टाइम करते ही रहते हैं, उसमें उनको कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कोविड-19 हो, चाहे भूखमरी हो, वहाँ पे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, वो तो वो टैकल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उनको कब बम फेंकना है, कब हमारे जवान को यहाँ पे शहीद करवाना है, वो सारा चीज़ वो टाइमली करते हैं। तो एक तो हम लोग इसी से जूझ रहे हैं, हमारे जो एक महान प्रिय दोस्त है पाकिस्तान, उससे जूझ रहे हैं, साथ ही ये चाइना वाले जो है अनटाइमली आके इस तरीके का आपका स्टैंड ऑफ कर देते हैं। तो इससे इंडिया को ही प्रॉब्लम होती है। इंडिया में ही आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रीशियस मिनरल रिजर्व्स है, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका मटेरियल रिसोर्सेज है, जैसे ऑयल है, प्रीशियस मिनरल रिजर्व्स है, तो ये सारी चीज़ जो है ना, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया जो है, जो एलओसी में है, उसमें इस तरीके का इंपॉर्टेंट मटेरियल रिसोर्सेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंक्लूजन में यही बताया जा रहा है कि जो आज के डेट में क्राइसिस है ना एलओसी में, तो ये देखने को मिल रहा है कि ये वन लेवल का है, जो कि कंटिन्यू हो रहा है, जो ट्रेड हम लोग बहुत सालों से देखते आ रहे हैं वही कंटिन्यू हो रहा है। बट दिस टाइम एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखने को मिला है, वो क्या है कि जोग्राफिकली लोकलाइज्ड यहाँ पे कन्फ्रंट्रेशंस हैं, यानी कि जो लेटेस्ट इनकाउंटर आपका किया गया है मल्टीपल लोकेशंस में, ये सजेस्ट करती है कि एक हाई डिग्री ऑफ चाइनीज़ प्री मेडिएटेशंस है और अप्रूवल हो रहा है उनके मिलिट्री एक्टिविटीज़ का, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई में है। कहने का मतलब है कि पहले और आज की डेट में जो यहाँ पे आपका स्टैंड ऑफ है, आज की डेट में जो इस तरीके का प्रॉब्लम डिस्प्यूट चल रहा है, इसमें एक कॉमन डिफरेंस यही है ना कि यहाँ पे जोग्राफिकली लोकलाइज्ड है, यानी कि यहाँ पे जो चाइनीज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन में आपको देखने को मिलेगा कि घूम घूम के कर रहे हैं। पहले क्या था कि जो सिक्किम वाला एरिया है आपका, वहाँ पे आपको डोकलाम वाले सेक्टर्स में देखने को मिल रहा था कि वहाँ पे स्टैंड ऑफ किए, फिर देपसांग में भी आपको देखने को मिला, वहाँ पे भी स्टैंड ऑफ किए। अब कहाँ कर रहे हैं, तो गलवान वैली में कर रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में पहले ही वो लोग वहाँ पे भी स्टैंड ऑफ किए थे एक रीजन में। तो ये आपको देखने को मिलेगा ना कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन वो चूज़ करते हैं, एक ही रीजन में वो हर टाइम नहीं चूज़ करते, वहीं पर वो स्टैंड ऑफ नहीं करते, डिफरेंट डिफरेंट रूट वो चूज़ करते हैं डिस्प्यूट के लिए। साथ ही इंडिया को भी यहाँ पे प्रोएक्टिव होना होगा और चाइनीज़ की जो इस तरीके से एग्रेसिवनेस है उसको रेसिस्ट करना होगा, और सेम टाइम अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स को यूटिलाइज करना होगा, जिससे कि वो यहाँ पे इस टेंशन को कम कर सके। रिसेंटली जो इंडिया चाइना की एक हाई लेवल मिलिट्री टॉक हुई है और वो एग्री करते हैं कि पीसफुली वो इस तरीके के करंट जो बॉर्डर इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व कर लेंगे, साथ ही बायलैटरल पैक्ट के साथ, और साथ ही साथ एग्रीमेंट जो कि यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के लीडरशिप के बीच में होने वाली है। तो इस तरीके से कंक्लूजन्स है। अभी हम लोग नेक्स्ट जून मंथ में भी पढ़ेंगे, तो ये इसकी कंटिन्यू ही रहेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपको जानना अभी भी बाकी है, ठीक है। तो इस मैगजीन्स में जितनी थी उतनी मैं आपके साथ डील कर दी हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंडिया और ताइवान। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं क्यों ये आपका डिस्प्यूट में था। पहले लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ताइवान, ठीक है, साउथ चाइना सी में ये आप इनका रीजन है यहाँ पे, और ये ताइवान आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ईस्ट चाइना सी साउथ चाइना सी के बीच में ये आपकी एक आइलैंड है। अब यहाँ पे न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि दोनों इंडियन के जो एमपीज़ हैं फर्स्ट टाइम वर्चुअली अटेंड किए हैं स्वेरिंग सेरेमनी, जो कि यहाँ पे न्यूली इलेक्ट होकर आए हैं प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। तो अब इनके और देख लेते हैं बात क्या है। पोस्ट इंडिपेंडेंस से अगर हम लोग देखें तो जो बायलैटरल टाइज़ है इंडिया और ताइवान के बीच में, वो आपका जब 1950 में इंडिया ने यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन यहाँ पे लिया था, जो कि आपका चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तब से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बायलैटरल टाइज है इंडिया और ताइवान के बीच में। फर्दर जो कोल्ड वॉर हुआ था तो इवन इनफॉर्मल टाइज भी हुई थी न्यू दिल्ली और ताइवान के बीच में, जो कि आज के भी दिन में आपको देखने को मिलेगा कि ताइवान जो है यूएस की जो लीड ब्लॉक थी उसको ज्वाइन किए थे, और इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में आ गए थे। यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम में जो है आपका चल रहा था उस समय कि यूएस और यूएसएसआर दो यहाँ पे बहुत ही महान कंट्री थे, तो सब कोई जो है ना इन दोनों कंट्री को चूज़ कर रहे थे, कोई यूएस के साथ आ रहे थे, कोई यूएसएसआर के साथ आ रहे थे, और ताइवान किसके साथ चले गए थे, तो यूएस के साथ चले गए थे। लेकिन इंडिया किसी को भी इन दोनों में से चूज़ नहीं किया था। इंडिया यहाँ पे एक आपका जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, नैम को है, इसको यहाँ पे चूज़ किया गया, जो कि इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे यहाँ पे निकल कर आए। ये क्या हुआ ना कि 1990 में इसको चेंज किया गया, जब इंडियन गवर्नमेंट फिर रीओरिएंट किए इंडिया की पॉलिसी, वो भी ताइवान की तरफ से, और यहाँ पे इंडिया की जो डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक क्राइसिस है वो देखने को मिला, फिर फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हुई। इंडिया और ताइवान आप देखोगे कि अनऑफिशियल
बायलैटरल रिलेशनशिप यहाँ पे सेटअप किए थे 1995 में। और ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो यहाँ पे इंडिया ताइपी एसोसिएशन के साथ, जो कि यहाँ पे ताइपी है, कैपिटल है ताइवान की। यहाँ पे आप देखोगे कि ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर्स है, जो कि यहाँ पे फाउंडेशन इसका हुआ था 1995 में। ये ताइवान गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है इंडिया में। तो आप लोग समझ सकते हो कि TECC जो है इंडिया में भी इनकी ऑफिस है। ये रिस्पॉन्सिबल है कि जिस तरीके का बायलैटरल रिलेशन है दोनों कंट्री के बीच में, उसको प्रमोट किया जाता है। किस किस एरिया में? तो इकॉनमी के एरिया में, ट्रेड के एरिया में, इन्वेस्टमेंट के एरिया में, मीडिया के एरिया में, टूरिज्म के एरिया में, कल्चर के एरिया में। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि फॉरेन कंट्री की भी कंपनी हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करी है, जस्ट बिकॉज कि दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत बेटर तरीके से चले। साथ ही इंडिया की अगर बात करें तो वो यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं अभी होल्ड कर रहे हैं ताइवान के साथ, ना ही यहाँ पे ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कंट्री है। क्योंकि ताइवान आप लोग देखते हो कि चाइना के ही अंडर में आता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। अब ताइवान और वन चाइना पॉलिसी की यहाँ पे क्या कहानी है उसके बारे में देख लेते हैं। ताइवान, जिसको ऑफिशियली यहाँ पे नाम दिया गया है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये 1949 में बनाया गया था। ये देखिए, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1949 में जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, आर्मीज जो है, वो यहाँ पे नेशनलिस्ट जो फोर्सेस है उनको हरा दिया गया था, और फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, जिसको प्रेजेंट चाइना कहते हैं, वो इस्टेब्लिश हो गई। नेशनलिस्ट फोर्सेस जो है वो चाइना गए थे, और यहाँ से जो है चाइना हुआ वो भी आपका ताइवान हुआ वो भी चाइना से 1949 में, और इससे आपका फॉर्मेशन हो गया रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों साइड आप देखोगे तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है चाइना के द्वारा। बहुत सारी जो गवर्नमेंट है, जैसे कि US रिकॉग्नाइज ताइवान भी जो थी वो अलग से थी, बट जो शिफ्ट हुआ डिप्लोमेटिक रिलेशंस का वो US का। तो वन चाइना पॉलिसी की अगर अकॉर्डिंग देखें तो कोई भी कंट्री जो कि यहाँ पे विश करती है तो वो यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना के साथ इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उनको ताइवान के साथ होता है वो चाइना के अंडर में ही होगा। ताइवान की अगर आप बात देखोगे तो ये यूनाइटेड नेशन का भी मेंबर नहीं है, WHO का भी मेंबर नहीं है, बट ये मेंबर है WTO का, और यहाँ पे चाइनीज़ ताइपी के नाम से ही वो यहाँ पे इसके मेंबर है। तो इसमें भी आप लोग देख रहे हो कि चाइना वाले अपने नाम यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिए। 179 जो कि 193 मेंबर स्टेट से 179 जो है, जो कि यहाँ पे मेंटेन नहीं करते डिप्लोमेटिक टाइज, वो भी ताइवान के साथ। तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या यहाँ पे पोजीशन है, यानी कि टोटल यूनाइटेड नेशन में मेंबर स्टेट कितने हैं? तो 193 है, उसमें से 179 जो है ना वो यहाँ पे ताइवान के साथ किसी भी तरीके का जो है डिप्लोमेटिक टाइज नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि स्ट्रैटेजिक यहाँ पे प्रोस्पेक्ट क्या है। आप देखोगे कि जो चाइना का यहाँ पे ग्रोइंग है इस रीजन में, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो एक मीडियम है जिसमें कि स्ट्रैटेजिक कम्युनिटीज़ आपको चाइना और ताइवान में देखने को मिलेगा कि वो यहाँ पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए वो एक साथ आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पे ताइवान जो है वो फर्दर कंसोलिडेट कर रही है अपनी आइडियाज़ कि वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट बन सके। इंडिया भी यहाँ पे इंश्योर करा सके कि उनकी जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है साउथ चाइना सी में होनी चाहिए। फर्दर उनकी जो ऑयल और जो गैस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ है वो इस रीजन में भी होनी चाहिए। ताइवान जो है अपने आप को एक इंपॉर्टेंट मेंबर जैसा देखते हैं, वो भी एशिया पैसिफिक रीजन में, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वो एक्सेप्ट करते हैं, जिससे कि वो रीजनल पीस में कंट्रीब्यूट कर सके, स्टेबिलिटी में और प्रॉस्पेरिटी में भी। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखो कि अगर हम लोग इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट की बात करें तो दोनों कंट्री जो है वो यहाँ पे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में साइन किया गया है दोनों कंट्रीज़ के द्वारा। साथ ही कस्टम कॉपरेशन एग्रीमेंट के में भी साइन किया गया जो कि 2011 में है। तो यहाँ पे आपका आता है DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये इंडिया है, ये ताइवान है, इन दोनों के बीच में अगर आपका ट्रेड होता है तो यहाँ से जब सामान आपका एक्सपोर्ट होता है ताइवान में, तो इसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ गुड्स में आपका यहाँ पे ड्यूटीज़ लगता है, तो वो ड्यूटीज़ यहाँ पे नहीं लगेगी। और जब ये आपका ताइवान पहुंचता है, इंपोर्ट होता है ताइवान में, तो वहाँ पे भी कुछ ड्यूटीज़ लगता है उस गुड्स में, तो उस समय पे वो यहाँ पे ड्यूटीज़ नहीं लगेगा। तो इसको कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यहाँ पे नहीं, यानी कि यहाँ पे जो डबल टैक्स लगता है, जो सामान को यहाँ से निकलने में टैक्स लगता है वही सामान को वहाँ पहुँचने में टैक्स लगता है, तो ये टैक्स को जो है कम किया जाता है, कट कर दिया जाता है। इसको कहते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। 1995 से 2018 के बीच में आप देखोगे तो बायलैटरल ट्रेड जो यहाँ पे है उसकी टर्नओवर आप देखोगे ओवरऑल 934 मिलियन से यहाँ पे आपका 7.5 बिलियन तक का भी है, और टारगेट है कि 2020 तक इसको बढ़ा के 10 बिलियन USD डॉलर का करना है।
ताइवान जो है वो ह्यूज फॉरेन रिजर्व्स पोजेस करते हैं, इनके पास फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है और एक्सपर्टीज़ भी है किस किस फील्ड में। तो हार्डवेयर मैन्युफैक्चर यानी कि सॉफ्टवेयर नहीं, जैसे कि आपका जो गैजेट्स का हार्डवेयर होता है उसकी मैन्युफैक्चर करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, माइंस एक्सप्लोरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और ऑटोमोबाइल्स का एक बहुत ही अच्छा खासा हब है। साथ ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। और किस लिए, तो इंडिया के साथ जो है इंडिया के किसी किसी स्कीम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारी मेक इन इंडिया है, जिसमें कि इंडिया चाहते हैं कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बूस्ट हो जाए। डिजिटल इंडिया है, जिसमें इंडिया कोशिश कर रही है कि हमारे इंडिया को डिजिटाइजेशन करनी है। साथ ही स्किल इंडिया मूवमेंट है, यानी कि स्किल में यहाँ पे डेवलपमेंट करना है। तो इन तीनों स्कीम में आपको ताइवान की तरफ से जो है बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही इंडिया जो है वो अबेंडेंट यहाँ पे नेचुरल बैम्बो रिसोर्सेज है और ताइवान में आपको देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड क्लास की बैम्बो यहाँ पे चारकोल टेक्नोलॉजी है। तो इससे क्या है ना कि इंडिया इस तरीके के बैम्बो रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती है और हाई वैल्यू एडेड गुड्स यहाँ पे बना भी सकते हैं। तो इंडिया चाइना के बीच में आप लोग देख लिए कल्चर डिप्लोमेसी, अगर हम लोग देखें पीपल टू पीपल रिलेशन देखें तो यहाँ पे कुछ इम्फेसिस है जो कि इंक्रीज़ किया जा रहा है कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी में, रिलीजियस ट्रूप्स में, तो टूरिज्म में, जिसमें कि ग्रेट पोटेंशियल है कि हम लोग यहाँ पे टूरिज्म बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और मेजर रिलीजन आप ताइवान में देखोगे तो बुद्धिज्म का है और बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस कहाँ है, तो इंडिया में है। तो ये एक अलग ही पीपल टू पीपल कनेक्शन हो जाता है। इंडिया आप देखोगे कि एक्सटेंड किया गया इंडिया के द्वारा कि ई वीज़ा प्रिविलेजेस है, यानी कि जो भी यहाँ पे ताइवान से हमारे इंडिया में आते हैं टूरिज्म में, इनफॉर्मल बिजनेस ट्रिप्स है, तो उनके लिए ई वीज़ा प्रिविलेज है, ऑनलाइन वो वीज़ा भी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर ताइवान की समझे तो ताइवान भी ऑनलाइन ट्रैवल ऑथराइजेशन यहाँ पे देते हैं और 30 डे वीज़ा फ्री स्टे देते हैं सारे इंडियन विजिटर्स को। यानी कि अगर आप ताइवान जा रहे हो तो आप 30 दिन जो है बिना वीज़ा के वहाँ पे रह सकते हो। तो ये भी ताइवान के द्वारा हमारे इंडियंस को फेवर दिया जाता है। साथ ही ताइवान की बात करें तो 160 जो यहाँ पे एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटीज़ है उसका होस्ट किया जा रहा है और यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं हर एक साल आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे उनको इन सारी यूनिवर्सिटी से वो निकलते हैं, डिग्री भी अर्न करते हैं ताइवान में, तो उसको पूरे वर्ल्ड वाइड भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। तो आप लोग देख रहे हो कि कल्चर डिप्लोमेसी और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी हमारा कितना ज़्यादा यहाँ पे एकदम से स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करते हैं इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और ताइवान की भी न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी है। जैसे हमारी यहाँ पे पॉलिसी कि हमें ईस्ट की तरफ देखना है, तो हमारे ईस्ट की तरफ कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, ये सारे कंट्रीज़ जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना मैप में, ये हमारे इंडिया के ईस्ट में है, क्योंकि आपको पता है कि यहीं पे हमारी इंडिया है, यहाँ से हमारी इंडिया और ईस्ट की तरफ जितनी कंट्रीज़ हैं हम लोग उसका जो है यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। इसमें बांग्लादेश, म्यांमार, साथ ही आपकी वियतनाम, यहीं पे आपका ताइवान भी आ गया है। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखोगे कि और भी कंट्रीज़ हैं। तो ये सारी जो है ईस्ट इंडिया इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही यहाँ पे आपका रूल है। ताइवान जो है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते सामान को और अपने ट्रेडिशनल टारगेट को जो कि इन्वेस्टमेंट का है उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करते हैं। नेचुरल कोलैबोरेटर्स आपको देखने को मिलेगा इंडियाज़ के लिए, वो भी यहाँ पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। ताइवान जो है वो अपने यहाँ न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी लॉन्च किए थे, वो भी 2016 में, और साथ ही साथ ये थर्ड फेज़ है जो कि यहाँ पे 1994 में आया था। इंडिया की अगर बात करें तो वो सेंट्रल नहीं है फर्स्ट 2 फेज़ ऑफ ताइवान की गो साउथ पॉलिसी में, लेकिन अब वो इंटीग्रल पार्ट हो चुके हैं न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी का। तो ये भी अगर पूछा जा सकता है कि इंडिया इसकी पार्ट है कि नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ है। रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, रिसेंट डेवलपमेंट में आप अभी भी देखोगे कि ताइवानीज़ की पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो है इंडिया आए थे 2017 में और क्रिटिसिज्म यहाँ पे देखने को मिला था चाइना से। इंडिया ताइवान की जो पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप फोरम है वो भी इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में। रिसेंटली इंडिया ताइवान वेबनेवर ऑन कोविड-19 को यहाँ पे हेल्ड किया गया, जिसने में ताइवान जो है अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किए, नॉलेज भी शेयर किए इंडियन मेडिकल स्टाफ के साथ कि किस तरीके से कोविड-19 से लड़ा जा सकता है। ताइवान जो है वो यहाँ पे 1 मिलियन फेस मास्क भी इंडिया को डोनेट किए और हेल्प किए हैं फ्रंट लाइन में, यानी कि जितने भी मेडिकल पर्सनल इंगेज थे कोविड-19 के अगेंस्ट में फाइट करने से, तो उनको भी यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया गया। चैलेंजेस क्या है हम दोनों के रिलेशन में, चैलेंजेस ये है कि चाइना बहुत ज़्यादा अपोज करती है, यानी कि ऑफिशियल जो कॉन्टैक्ट है ताइवान और दूसरे कंट्री, ऐसा नहीं कि इंडिया के साथ ही चाइना को जलन होता है, चाइना को बहुत जलन होता है। वो अपने ताइवान को अपनी गर्लफ्रेंड जैसा वो रखते हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से बात नहीं करे, किसी और कंट्री से बात नहीं करे, सिर्फ वो मेरे कंट्रोल में रहे। तो चाइना का हमेशा इस तरीके से रोल होता है, ठीक है। ऐसा ऐसा आप लोग सिनोनिम्स और इस तरीके से आप लोग पढ़ोगे ना तो हर चीज़ आपको याद रहेगी, ठीक है। तो ये ताइवान और दूसरे कंट्री से जब भी यहाँ पे ताइवान दूसरे कंट्री से मिलना
देखना चाहते हैं, तो चाइना जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं और उसको ये पसंद नहीं होता, बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं। साथ ही साथ वन चाइना पॉलिसी, चाइना को हमेशा रहता है कि आपको अगर ताइवान से मिलना है तो उससे पहले हमसे मिलना होगा, हमसे एग्रीमेंट करना होगा, हमसे परमिशन लेना होगा, तभी आप ताइवान के पास जा सकते हो। डिस्पाइट जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है दोनों कंट्रीज़ की, तो इकोनॉमिक एक्सचेंज जो है वो अभी भी इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि अच्छे तरीके से इंडिया और ताइवान जो है ना वो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सचेंज नहीं कर पाते। बायलैटरल ट्रेड आप देखोगे तो सिर्फ 1% है टोटल ट्रेड का। वहीं अगर ताइवानीज़ इंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो वो कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग ड्रॉन होता है रिव्यू प्रोसेस का, लॉन्गर क्लियरेंस है, यानी कि इंडिया में आपको पता है कि एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए जो आपको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होती है तो उसके लिए बहुत डिले लग जाता है, या फिर आपको अपनी कंपनी सेटअप करनी है तो उसके लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो ताइवानीज़ जो एंटरप्रेन्योर्स है जो यहाँ पे हमारी बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, अपनी बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें इंडिया की अच्छी नहीं लगती है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि इंडिया को एक्सेप्ट करना होगा। हम लोग अभी तक जो है ये एक्सेप्ट नहीं किए हैं कि हाँ ताइवान जो है वो सिंगल नहीं है, ताइवान जो है गर्लफ्रेंड है किसकी, तो चाइना की है। तो हम लोग चाइना को नहीं मानते हैं कुछ भी, हम लोग ताइवान से बहुत ज़्यादा इंप्रेस है और ताइवान को ही यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, ताइवान यहाँ पे इंडिया को ज़रूरत है कि वो वन चाइना पॉलिसी को यहाँ पे जो है एक्सेप्ट करे और क्लोज सिक्योरिटी और इकोनॉमिक टाइज लेकर आ सकते हैं इससे ताइवान। यानी कि अगर आप लोग को ताइवान तक पहुंचना है तो उससे पहले आप लोग को चाइना को पटाना होगा, उसके बॉयफ्रेंड को पटाना होगा, तब आप उसकी गर्लफ्रेंड को भी पटा सकते हो। तो इस तरीके का यहाँ पे आपका रूल्स है। दोनों इंडिया और ताइवान की बात करें तो एक अच्छा खासा मैकेनिज्म इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिससे कि हाई लेवल विजिट वो यहाँ पे फैसिलिटेट कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमिक ऑपरेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा कि ताइवान से, जो कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग में वो हेल्प कर सकते हैं। चाइना की जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ है, यानी कि अगर आपको जानना है कि चाइना अब क्या करने वाली है, नेक्स्ट उनका स्टेप क्या है, वो क्यों यहाँ पे इतना ज़्यादा स्टैंड ऑफ करते हैं, हर एक कंट्री को अपने डेट ट्रैप में क्यों फंसाते, तो इसका खुलासा उनकी गर्लफ्रेंड के पास है। तो ताइवान क्या है ना कि चाइना की सारी बातें बता सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को क्या ज़रूरत है कि हम लोग को ताइवान के साथ अच्छा यहाँ पर रिलेशन रखना है और यहाँ पे जो है चाइना को भी एक अच्छे रिलेशन में रखना है। तो ताइवान से हमें जो है सारी चीज़ें पता चल पाएगी, चाइना की जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ है वो यहाँ पे हम लोग को पता चल पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इंक्लूजन जो चाइना का इंडिया के ट्राईएंगुलर और क्वाड्रिलेटरल कोalitions में है, जो कि आप देखते हो कि क्वाड ग्रुप बनाया जा रहा है जिसमें कि यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और चाइना है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ताइवान को भी इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो ताइवान को इंक्लूड करेंगे तो इससे पता चल जाएगा, अगर गर्लफ्रेंड को आप अपने हाथ में ले आओगे तो उनके बॉयफ्रेंड के हर एक हरकत के बारे में आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं। और ये जो क्वाड ग्रुप बनाया जा रहा है, ये क्वाड ग्रुप बनाया ही यही जा रहा है क्योंकि चाइना की जो इतनी डोमिनेंस बढ़ती जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो उसको टैकल करने के लिए बनाया जा रहा है कि नहीं। तो इंडिया को यहाँ पे एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लेकर चलना चाहिए ताइवान की तरफ, और इससे क्या आपका हो पाएगा ना कि जो रिलेशनशिप है वो डीलिंक हो पाएगा मेनलैंड चाइना से, और ये आपका किससे, तो ये इस तरीके से ताइवान से भी। तो ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले इंडो नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट, क्योंकि ये अगेन बहुत ही ज़्यादा लंबा है। इस पर मैं हर एक चीज़ को फिर से मैप के थ्रू आपको बताने वाली हूँ और किस तरीके से चीज़ों को याद रखना है। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना, आप लोग रिलेशनशिप जैसा अगर पढ़ोगे ना, कौन किसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो इससे ना आप एकदम क्लियर कंसेप्ट हो पाओगे। अभी जो मैं आपको बताई उस तरीके से आपको समझ में आया ना कि ताइवान का क्या रोल है। जब भी आप ताइवान पढ़ोगे, चाइना पढ़ोगे, तो आप लोग समझ जाओगे कि अच्छा ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और किस तरीके से चाइना जो है वो ताइवान को अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो इससे आप डिटेल समझ में पाओगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लिंक अपने आप हो जाती है। नहीं तो इंटरनेशनल रिलेशन अगर आप लोग पढ़ने बैठो कि चाइना के साथ क्या रिलेशन है आपका, क्या कहते हैं, सॉरी पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन, वैसे पाकिस्तान के साथ तो एकदम अलग सा रिलेशन है, ऐसा रिलेशन हमारे किसी और के साथ ना है ना होगा कभी, है ना। तो ये सारी आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ ऐसे ही अपना ट्रिक्स बना के आपको ध्यान रखना होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो बस लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोग के लिए हर एक दिन लेसन लेकर आती हूँ, एक भी दिन मिस नहीं करती हूँ। साथ ही अगर फिर भी कोई डाउट करिए, सजेशन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।